स्वागत है आपका टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं ये बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट 2 का ये डीएलएड विषय के प्रश्न है। इसके पहले इसमें के 93 जो प्रश्न हैं, 93 जो क्रम संख्या तक हुआ था। और इसके पहले यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 का डीएलएड विषय के लिए एक वीडियो हो चुका है और ये उसका दूसरा वीडियो है, क्योंकि इसमें 75 प्रश्न है डीएलएड विषय के और सभी प्रश्नों को एक साथ कराना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डिस्कशन भी होता है। तो ऐसे में थोड़े थोड़े प्रश्नों को ही हम देख लेंगे, अभी टाइम है, आराम से इसको हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। और इसका पहला प्रश्न है आज के लिए कि किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जनक कौन है। और इसका सही जवाब है कि किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जनक फ्रोबेल हैं, यानी कि ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है कि किंडरगार्टन ये शिक्षा पद्धति का इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, फ्रोबेल। और इनके अनुसार विद्यालय बालकों का एक बगीचा होता है जिसमें बालक स्वच्छंदता के परिवेश में खेल सकें। इस प्रणाली के तहत बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि श्रव्य दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल ये सामग्री क्या होती हैं, तो इसके विषय में है। यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करते हैं कि उसको हम रुचिपूर्ण बना देते हैं, जिससे कि विद्यार्थी या जो शिक्षार्थी होते हैं रुचि के साथ उसको सीखते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल जो एड्स के वे साधन होते हैं जिन्हें हम आँखों से देख भी सकते हैं और कानों से संबंधित ध्वनि को सुन भी सकते हैं। चलचित्र, दूरदर्शन और वीडियो टेप रिकॉर्डर ये सभी जो है कि श्रव्य दृश्य सामग्री के उदाहरण हैं। इस तरीके से इसमें पहला ये ऑप्शन सही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने वाली ये जो है कि सामग्री हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु करना चाहिए। यानी कि शिक्षकों को अगर बालकों में नेशनलिटी का विकास करना है, राष्ट्रीयता का विकास करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सही जवाब है कि विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करने चाहिए, क्योंकि जब विद्यालयों में समय समय पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा तो निश्चित तौर पर बालकों में राष्ट्रीयता का विकास भी होगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता है। एक शिक्षक के लिए छात्र की जो बुद्धि लब्धि होती है, यानी जिसको हम शॉर्ट में आईक्यू के नाम से जानते हैं, क्योंकि आईक्यू जो है कि इंटेलेक्चुअल कोशेंट है और इसी को बुद्धि लब्धि भी कहते हैं। और एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की भी उपयोगिता होती है। आपको बताना है कि किस संदर्भ में होती है। ऑप्शन आपके सामने हैं और सही जवाब है कि एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता छात्र की उन्नति करने में उपयोगी होते हैं। यानी कि छात्र की जो उन्नति है उसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए उसकी बुद्धि लब्धि को जानना आवश्यक होता है शिक्षक के लिए, ताकि उसका आईक्यू के आधार पे, ताकि जिन बच्चों का आईक्यू यानी कि जो बुद्धि लब्धि अगर ज़्यादा होता है तो निश्चित तौर पे वो अन्य बालकों की अपेक्षा वो सीखने में ज़्यादा जो है कि रुचि दिखाते हैं और उनमें सुधार भी होता है और वो बहुत जल्दी किसी चीज़ों को सीखते हैं। तो सही जवाब इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चरित्र निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, समाजीकरण का ये बताना है कि समाजीकरण का प्रमुख सिद्धांत है या फिर क्या है, तत्व है, पक्ष है या फिर ये ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है ये, और देख सकते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर है यानी कि चरित्र निर्माण जो होता है समाजीकरण का एक पहलू है और ये समाजीकरण का एक प्रमुख पक्ष होता है। समाजीकरण आप जानते हैं कि एक प्रकार की प्रक्रिया है दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होकर के आजीवन चलती हैं और वह अपने सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना सीखता रहता है, यानी कि एडजस्टमेंट सीखता रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ऐसे में बच्चों में भी समाजीकरण का विकास काफ़ी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि पाठ्य योजना के उद्देश्य होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, तो पाठ्य योजना का जो उद्देश्य होना चाहिए यानी कि वो विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, तो वो विषय वस्तु पर ही वो पूरी तरह से केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक होने के नाते, ये अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि एक शिक्षक होने के नाते अपने छात्रों में अगर समस्या समाधान क्षमताओं को साधना है या उसको सुसाध्य करने के लिए हम समरूपों को इस्तेमाल को जो है कि हम बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि उसको बढ़ावा देना चाहिए।
तो सही जवाब है यानी कि ऑप्शन सी है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के हम छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। समस्या समाधान विधि जो है विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित होती हैं, क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके छात्र स्वयं के विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढ करके और उसमें नवीनता हासिल करते हैं, नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित विधि में ध्यान दिया जाता है। बाल केंद्रित विधि में ध्यान दिया जाता है बालकों के मनोविज्ञान पर, यानी कि बालकों के मनोविज्ञान पर जो है कि बाल केंद्रित विधि में ध्यान दिया जाता है। अगला ऑप्शन ये बी में सही जवाब दिया हुआ है, क्योंकि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करने वाली एक शिक्षण पद्धति होती है और इसमें आसानी से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कि 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। तो ये लेव व्यागोत्स्की के अनुसार यह वाक्य मतलब क्या दर्शाता है, क्योंकि वो अपने उम्र के जो 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं अपने आप से बातचीत करते हैं। तो ये व्यागोत्स्की के अनुसार जो है कि यह वाक्य जो है कि वो क्या है या वो किस संदर्भ में है। तो लेव व्यागोत्स्की के अनुसार यह वाक्य उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करती हैं। ऑप्शन जो है कि सी सही जवाब है इसके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यागोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल संप्रेषण के लिए करते हैं बल्कि स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए भी अपने व्यवहार में योजना बनाने के लिए या निर्देश देने या मूल्यांकन करने में भी करते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन डी में है। इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं 103 ये प्रश्न संख्या है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है कि क्या होती है। एक प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम होता है वो अंतःक्रिया या संवाद के द्वारा होता है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन डीवी ने दिया था। इस तरीके से ऑप्शन ए में इसका सही जवाब है। और इसके बाद के प्रश्न है यहाँ से भरना है, जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उसी के माध्यम से इस वाक्य को पूरा करना है। इसमें देख सकते हैं और इसका सही जवाब है यानी कि स्कूल और धर्म बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। स्कूल और धर्म ये बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय फैक्टर है, द्वितीय जो है कि दूसरा प्रमुख कारण है। क्योंकि सामाजिक प्रत्याशाओं और मापदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। बालकों के समाजीकरण में परिवार और उनके साथियों का समूह, स्कूल, भाषा ये सभी जो है कि महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो इस तरीके से स्कूल और धर्म जो है वो उनके बच्चों के समाजीकरण का दूसरा पहलू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक विधियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। और इसका सही जवाब है कि परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण जो रणनीतियाँ होती हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं, क्योंकि इसमें किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। शिक्षण विधियाँ अपनाते समय एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके शिक्षक की गतिविधि आधारित गतिविधियाँ अपनानी चाहिए। और परीक्षा केंद्रित जो कठोर शिक्षण रणनीतियाँ होती हैं उससे बच्चों पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से जो शैक्षिक विधियाँ होती हैं कि परीक्षा के व्यू से यानी कि एग्जामिनेशन व्यू से जो हम पढ़ाते हैं और उसके लिए जो कठोर जो शिक्षण नीतियाँ अपनाते हैं, बच्चों को दंडित करना या फिर उसको सिर्फ जो है कि परीक्षा को टारगेट करने के ही उसको हम अगर चाहते हैं कि बच्चों को हम इस तरीके के शिक्षण पद्धति से हम सिखा लें तो ये सकारात्मक नहीं होता है और बच्चे इससे कहीं ना कहीं निराश महसूस करते हैं, यानी कि अपनी पढ़ाई लिखाई को एक बोझिल मानते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उसकी समझ की जांच करने में मदद करता है। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि अधिसंज्ञान जो है शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उसकी समझ की जांच करने में ये मदद करता है, यानी कि ये ऑप्शन सी सही जवाब है। इसके बाद के प्रश्न है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष करके प्राथमिक कक्षाओं के लिए है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए कौन सा दृष्टिकोण जो है कि सबसे बेहतर माना जाएगा। और इसका सही जवाब है कि प्रारंभिक कक्षाओं की जहाँ तक बात है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए
जो है उनमें सीखना जो है मैंने करके सीखना जो बेहतर सबसे दृष्टिकोण होता है, यानी कि सबसे बेहतर दृष्टिकोण है कि कुछ करके ही सीखना, यानी कि ऑप्शन बी में सही जवाब है इसके लिए। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे रुचि के अनुसार जल्दी सीखते हैं, तो यदि बच्चे में सीखने की रुचि होगी तो वह विषय वस्तु को करके जल्दी से सीख जाते हैं। और इसके बाद के प्रश्न है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती हैं कि लड़के बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उसके अनुसार व्यवहार करती हैं, तो यह किसका उदाहरण है? अगर एक शिक्षिका यानी कि अगर कोई टीचर के मन में ये धारणा है कि लड़के तो बुद्धिमान होते हैं, जोखिम लेने वाले भी होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं लेकिन ईमानदार भी होती हैं और उसी के अनुसार वो अपना व्यवहार भी करती हैं, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? जेंडर से संबंधित ये है, जो कि जेंडर ये लैंगिक असमानता जिसको कहते हैं, जेंडर पक्षपात है, जेंडर असमानता की बात है, जेंडर समता की बात है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल है इसके लिए? तो यहाँ तक जो इसमें अगर इस तरह की सोच अगर किसी शिक्षिका के मन में है या शिक्षक के मन में है, इसका मंत्र ये जो है कि जेंडर पक्षपात का उदाहरण होगा, क्योंकि वर्तमान सामाजिक ढांचे में भी लड़की एवं लड़के में भिन्नता देखने को मिलती है। समाज लड़की को लड़के से कमतर आंकता, आज भी ये है हमारे समाज में धारणा बनी हुई है कि क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, ऐसे में लड़कों को लड़कियों के मुकाबले जो है कि ज़्यादा उनको प्रेफरेंस मिलता है और उनको लड़कियों को कभी भी लड़कों से कम आंका जाता है तथा उसे निश्चित रूढ़िगत कामों में लगा दिया जाता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक भी लड़कियों पर अवांछित टिप्पणी करते हैं और शिक्षा की नीति के प्रतिकूल हैं, यानी कि इस तरह की बातें करना और लड़कियों को ये कहना कि ये नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। ऑप्शन ए में सही जवाब दिया हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा में बच्चे जो हैं कि कैसे होते हैं? बाल केंद्रित जो कक्षा होगी उसमें बच्चे कैसे होंगे, यानी कि निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं या फिर ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं या ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में अग्रसर होते हैं या फिर केवल निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है कि एक बाल केंद्रित जो कक्षा है उसमें बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप में लगे हुए रहते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षा की व्यवस्था और उसके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को, ये यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ से भरने हैं, तो जिनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं उससे प्रस्तुत करना चाहिए। समालोचनात्मक जो है कि यहाँ पे चिंतन को समुन्नत करने के लिए ये बात कही जा रही है और इसका सही जवाब है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले यानी कि जो मुक्तोत्तर प्रश्न है जिन्हें अपसारी चिंतन शामिल है, इसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि खुले अंतर वाले जो मुक्तोत्तर प्रश्न और अपसारी चिंतन, ये जो है कि ये दो चीज़ें शामिल होती हैं, उसको प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन जो है कि समुचित हो सके, ये उनका वो समुन्नत हो सके। तो अपसारी चिंतन की जहाँ तक बात है तो एक ऐसा चिंतन है जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं और उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। और अपसारी चिंतन में क्या होता है कि व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ईश्वर एक हैं, तो इस विषय पर चर्चा करके विभिन्न व्यक्तियों से हम अलग अलग तरीके से उनका विचार ले सकते हैं और इस आधार पर अपनी सोच को विकसित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। अगर जो रचनात्मक आकलन करना है तो रचनात्मक आकलन नियमित रूप से करना चाहिए और विद्यार्थियों के सहयोग के साथ किया जाना चाहिए, तब जा करके जो है किसका फ़ायदा मिलेगा। रचनात्मक आकलन से तात्पर्य ये होता है कि किसी शैक्षणिक कार्यक्रम या फिर योजना प्रक्रिया इत्यादि से मूल्यांकन करके सुधार किया जाए। रचनात्मक मूल्यांकन में किसी शैक्षणिक कार्यक्रम या किसी योजना की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता का आकलन करते हैं और जिससे कि उसको अधिक उपयोगी बनाया जा सके या उसको और प्रभावशाली किया जा सके। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है 112वां प्रश्न होगा। अब यहाँ से समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपने सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके या सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।
ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अगर चाहें कि अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें तो यह सुनिश्चित करने के लिए समता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा पद्धति होती है, आप जानते हैं, जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित जो बालक बालिकाएं होती हैं सभी को एक साथ बैठा करके एक ही छत के नीचे और उनको शिक्षा दिया जाता है। समावेशी शिक्षा सभी नागरिक समानता के अधिकार की बात करता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की, चाहे वो शारीरिक या मानसिक तौर पे विद्यार्थियों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ऐसे में ये समता के जो है कि सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन ए जो है कि सही जवाब है इसके लिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा समता की ही बात करता है। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक बच्चों की एक महान विशेषता यह है कि वे, क्या रचनात्मक बच्चों की महान एक जो है कि एक पहचान है, क्या पहचान है उनकी, या उनकी एक विशेषता, बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है, किस प्रकार की विशेषता होती है उनमें जो रचनात्मक बच्चे होते हैं। तो यह एक रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। जो क्रिएटिविटी जिन बच्चों में होती हैं, यानी कि जिन रचनात्मक जो बच्चे हैं उनकी ये विशेषताएं होती हैं कि वो स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ को सोचते हैं, और उनकी विशेषताएं होती हैं कि विचारों में लचीलापन पाया जाता है, यानी कि वो विचारों में जो फ्लेक्सिबिलिटी जो पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वे स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। और विस्तृत उनका बौद्धिक स्तर जो होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। समस्या समाधान की योग्यता होती है और प्रतिकूल वस्तुओं को सहन करने की क्षमता भी उनमें होती है। तो इस तरीके से रचनात्मक जो बालक होते हैं वे ऐसे बालक होते हैं जो मौलिक चिंतन के धनी होते हैं, और इनमें एक विशेषता यह भी होती है कि ये किसी समस्या का समाधान परंपरागत विधियों से ना करके कई नई उसमें विचारों से या नई तकनीकों से करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही जवाब है, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। और अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों में ये बताना है कि किस चीज़ को, यानी कि वहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में इन तरीक़ों से प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए इसको ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि योग्यता का वार्षिक मत, महारत, अभिमुखी लक्ष्य, यानी कि यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन में जाएगा कि योग्यता का वर्धिक मत और महारत अभिमुखी लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि एक स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चों को कुछ ग्रेड छोड़ने के लिए कहा गया है और उस सीधे उच्च ग्रेड में ले जाया जाएगा। प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए आपके स्कूल द्वारा किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है, और इसका जवाब आप देख सकते हैं कि अगर एक स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चों को कुछ ग्रेड छोड़ने के लिए कहा जाता है और उसे सीधे उच्च ग्रेड में ले जाया जाएगा, तो प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए स्कूल के द्वारा जो है कि त्वरण दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो प्रतिभाशाली बालक पाठ्यक्रम को समझने में सामान्य बालकों से कम समय लेते हैं और बचे हुए समय में ही वो जो है कि सृजनात्मक कार्य में व्यस्त कर देना चाहिए उनको। आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट बालकों के लिए विशेष स्कूल और कक्षाओं को भी व्यवस्था करनी पड़ती है या ऐसा करना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन ए में सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगम सुसाध्य बनाने का कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम है। अधिगम को यानी कि सुसाध्य बनाने के लिए, या उसको, अधिगम क्या है आप जानते हैं कि एक व्यापक प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप जो है कि वो जल्दी जो है कि उसको हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से उसको अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए या उसको और अधिक जो है कि सुसाध्य बनाने के लिए इसके कई जो है कि प्रभावी माध्यम हो सकते हैं। यानी कि जैसे में कि एक सस्वर एवं दृश्य चित्र दिखा करके, दृश्य चित्र जिसमें अध्यापकों के द्वारा व्याख्या भी की जाए उसको भी करके, तो इस तरीके से कक्ष को रोचक बना करके, यानी कि ये सभी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। एक से अधिक जवाब इसके लिए सही लग रहे हैं। और इसके बाद के प्रश्न है कि एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है उसे क्या करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब हम किसी कक्षा में जाते हैं और किसी नए विषय को पहली बार अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उस क्लास में उपस्थित बच्चों से
हम उनके पूर्व ज्ञान को जानें कि बच्चों का पूर्व ज्ञान कहाँ तक है, उस विषय में वो क्या कुछ जानकारी रखते हैं, ताकि हम उससे और उनकी कमी को पूरा करते हुए और अपने विषय वस्तु को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकें। अगर हम ऐसे ही शुरू हो जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि हम जिस लेवल से या जिस स्तर से बात कर रहे हैं, जिस विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूर्व ज्ञान को जानना ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ से कि विकास में व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। विकास में व्यक्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ जो है कि पर्यावरणीय कारकों और उनके पारस्परिक क्रिया पर भी विचार करना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। और इसके बाद के प्रश्न हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि सामान्यतः एक बालक जिसकी समस्याएं हैं, जो जिसके घर पे मतलब सामान्यतः एक बालक जिसकी समस्याएं हैं, जिसके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रश्न को समझिए, इसके अनुसार आपको ऑप्शन के साथ इसको सेंटेंस को पूरा करना है। तो एक बालक को जो अपने आप को या अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित या अनुकूलित करने में सक्षम नहीं होता है, तो वह बालक जो है कि कुसमायोजित बालक कहलाता है। हालांकि यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का व्याख्या तो दिया गया है, लेकिन ये प्रश्न चूँकि हमारे समझ से लग रहा है कि इसमें कुछ अभी ये सेंटेंस ही पूरा ये क्लियर नहीं कर पाया है। यहाँ कहने का मतलब है कि एक बालक को जो अपने आप को या अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित या अनुकूलित करने में सक्षम नहीं होता है, वह बालक जो है कि कुसमायोजित कहलाता है। यानी कि वो अपनी परिस्थितियों को किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुसमायोजित कहते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ या तो संतुलित नहीं कर पा रहा है, अपने आप को उस स्थिति में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो जो है कि कुसमायोजित बच्चा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस वाक्य को पूरा शायद ये नहीं हुआ हो, यहाँ से हुआ है। और इसके बाद का अगला प्रश्न देखिए यहाँ से कि कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण अध्यापन में किस चीज़ की कमी होना होता है, ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा जो कारण होता है कि अध्यापन में विषय की ज्ञान की कमी होना है। यानी अगर विषय का ज्ञान अगर उस अध्यापक के अंदर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्लास को अच्छे तरीके से वो संचालित नहीं कर पाएगा, वर्ग का संचालन सही तरीके से नहीं होगा, और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अनुशासन की कमी होगी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही जवाब है, यानी कि अपने विषय के ज्ञान की कमी ये होता है उसका मुख्य कारण। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं कि निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। एक अधिगम का परिणाम हम किसको कह सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है कि अधिगम का एक परिणाम कौशल को कर सकते हैं, यानी कि कौशल इसके लिए सही जवाब है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि इसके लिए यानी कि हम गहन सोच जो है कि उसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि गंभीर सोच कौशल में व्याख्या, सत्यापन और कारण की क्षमता उसमें शामिल होती हैं, और इनमें से सभी तर्क के सिद्धांतों को लागू करना भी इसमें शामिल होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और इसके बाद के प्रश्न है कि संज्ञात्मक ज्ञान का क्षेत्र वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और इसका सही जवाब है यानी कि ब्लूम के द्वारा किया गया है। और संज्ञानात्मक ज्ञान आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान और ज्ञान को आधार बनाने जैसे बौद्धिक कौशल पर ये केंद्रित हैं। ब्लूम के वर्गीकरण का उपयोग करने वाले एक शिक्षक का लक्ष्य निचले स्तर के संज्ञानात्मक कौशल से निर्माण करके अपने छात्रों को उच्च क्रम के विचार को प्रोत्साहित करना होता है। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा शब्द को प्रतिबिंबित करता है, और इसका सही जवाब है कि हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने अस्तित्व में
अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं और इसे स्कीमा कहते हैं, यानी कि स्कीमा उसको कहा जाता है। और इसके बाद का प्रश्न है कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है। एक शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी जो होती है विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अनुसार उसको उपलब्ध कराना, यानी कि विभिन्न अधिगम जो शैलियाँ हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसके अनुसार बच्चों को सीखने के अवसर को उपलब्ध कराना उसका मुख्य काम होता है और उसकी मुख्य जिम्मेदारी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को मैंने किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए, सकारात्मक या नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है कि जो अग्रणमुखी जो भूमिका होती हैं वो माता पिता की उसमें निभानी चाहिए। माता पिता ही बच्चों के प्रथम शिक्षक होते हैं, आप जानते हैं, और किसी भी बच्चे का उसका जो परिवार होता है वो उसकी प्रथम पाठशाला होता है। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं कि एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है। एक शिक्षक का जो प्राथमिक कार्य होता है कि छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए उसको प्रोत्साहित करना। शिक्षकों का कार्य बच्चों की समझ और उसकी आवश्यकताओं या उसके अनुभवों को उसको प्राथमिकता देना है, यानी कि उसके अनुसार ही बच्चों को सिखाएं और उन्हें बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर समस्या समाधान या तर्क कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए और सीखने सिखाने का एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। ऑप्शन बी में सही जवाब है। और आज के लिए आखिरी प्रश्न होगा यहाँ से कि एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए कि अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ सुधार करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसे जो अच्छे शिक्षक होते हैं उसके लक्षण हैं कि विषय का ज्ञान उनको पूरा होना चाहिए। शिक्षण और कक्षाओं को ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगर आपके पास अगर अपने विषय वस्तु का ज्ञान है तो निश्चित तौर पे आप अपने शिक्षण और अपने कक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। और इसके अभाव में अगर ऐसा नहीं है तो इसके अभाव में कोई शिक्षक प्रभावी ढंग से कभी भी नहीं पढ़ा सकता है और ना ही अपने कक्षा को प्रभावशाली बना सकता है, जिससे कि विद्यार्थी अपना ध्यान क्या करते हैं, खो देते हैं और उस शिक्षक की एक तरीके से कहें कि पूरे क्लास में पूरे वर्ग संचालन में कोई पकड़ नहीं रह जाती हैं और क्लास जो है कि अनुशासनहीनता के भेंट चढ़ जाता है। इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन इसमें सही था और ये हमारा आखिरी वीडियो था। ये आखिरी प्रश्न था आज के लिए। इसके बाद से जो नेक्स्ट जो बाकी के जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा।